आज हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं 12th क्लास के, जो हर साल हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकंड टर्म का हो, फाइनल का हो। ये क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कराए, अब इस वीडियो में भी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। तो क्या है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर सही तरीके से, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर यहाँ से। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। मतलब किसी चीज को चोट पहुंचा दी और फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चोट लगा दी, उसके बाद उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, इसका ये अर्थ हो गया। फिर इसमें अर्थव्यवस्था में अचानक और तेजी से बदलाव करके आर्थिक सुधार किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, अचानक से चेंज हो गई और उसमें सुधार करके नई अर्थव्यवस्था ला दी, तथा पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था अपनाई जाती है। तो जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था को अपनाया गया। साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवादी को अपनाना ही शॉक थेरेपी कहते हैं। तो साम्यवाद जो थी विचारधारा, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको हटाकर कौन सी विचारधारा को अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। अब इसमें ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, नई व्यवस्था को खत्म कर पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था को लाना, जिसमें पुरानी व्यवस्था क्या थी, साम्यवाद, और नई व्यवस्था क्या है, पूंजीवाद। अब पूंजीवाद साम्यवाद होती है जिसमें सब चीज सरकारी होती है, सरकारी तुम्हें खाने को देगी, सरकारी तुम्हारा हॉस्पिटल फ्री, स्कूल फ्री, सब चीज सरकारी देगी। पूंजीवाद में क्या होता है, हर एक चीज प्राइवेट हो जाती है, तुम्हें कोई भी चीज खरीदनी है वो पैसे से खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी तुम्हारा फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी कुछ विशेषता है, तो ये विशेषता मैंने ऐसे लिखी है, 6 पॉइंट लिखे हैं विशेषता में, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो शॉक थेरेपी की विशेषता है, पहला है सरकारी चीजें बेचना। तो जो शॉक थेरेपी जो यूएसएसआर था, उन्हें साम्यवादी व्यवस्था अपना रखी थी, तो सरकारी चीजें जितनी भी थी, जितनी भी कंपनियां थी, वो बेच दी गई। तो सरकार ने कुछ फैक्ट्री और कंपनियां निजी लोगों को दे दी। निजी लोग होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट जो लोग होते हैं उन्हें बेच दी गई। सरकारी जितनी भी फैक्ट्रियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, वो बेच दी गई। कीमत तय करने की आजादी, तो जो सामान की कीमत बाजार तय करने लगा। पहले क्या था, जो सामान की कीमत थी वो गवर्नमेंट तय करती थी, सरकार तय करती थी। अब कौन कर रहा है, जिस इंसान ने वो कंपनी खरीदी है वो अपने हिसाब से चीजें बेच रहा है, चाहे वो 10 रुपए की बेचे, चाहे वो 20 रुपए की बेचे, चाहे वो चीज 5 रुपए की आती हो, पर वो अपने हिसाब से बेच रहा है। फिर है दूसरे देशों से व्यापार, दूसरे देशों के साथ ज्यादा व्यापार शुरू हुआ। पहले व्यापार होता था सिर्फ इतना जितना लोगों की जरूरत थी, अब लोग कंपटीशन में उतर गए क्योंकि सब चीज प्राइवेट हो गई। तो अब व्यापार क्या हो गया, दूसरे देशों से बढ़ गया। क्या, व्यापार दूसरे देशों से बहुत ज्यादा बढ़ गया। सरकार का कम दखल, तो सरकार ने अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करना, तो सरकार का अब क्या, दखल अंदाजी कम हो गई हर एक चीज में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, या हर एक चीज में क्या है, दखल अंदाजी सरकार की कम हो गई, क्योंकि सरकारी चीजें तो साम्यवाद तो खत्म हो गया, क्योंकि पूंजीवादी आ गया। पूंजीवाद में तो सब चीज प्राइवेट होती है। मुक्त बाजार व्यवस्था, तो बाजार पर सरकारी नियंत्रण कम किया गया। तो जो बाजार था उस पर पहले गवर्नमेंट का था कि इस हिसाब से हम कीमतें बेचेंगे, ठीक है। अब तो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपने हिसाब से अपना माल बेचेंगे, चाहे वो कम पे बेचे, वो चाहे ज्यादा पे बेचे। फिर है विदेशी निवेश को बढ़ावा, जो विदेशी निवेश था वो बढ़ गया। कैसे, समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना। तो जो साम्यवादी व्यवस्था थी या समाजवादी व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया और कौन सी व्यवस्था अपना ली गई, साम्यवादी, पूंजीवादी अपना ली गई। तो इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा ना, बाहर की कंपनियां आएंगी, वो हमारे देश में लगेंगी या यूएसएसआर में लगेंगी बाहर की कंपनियां, तो निवेश बढ़ेगा ना, बाहर से आया निवेश बढ़ा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी आने लगी और वो लगने लगे, जिससे कि इसकी है हाँ आंसर। आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में। शॉक थेरेपी की हमने विशेषताएं पढ़ी, अब ये शॉक थेरेपी का परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट।
ठीक है, कि मतलब शॉक थेरेपी होने के बाद उसके क्या रिजल्ट है। तो मैंने दोनों लिखे हैं, अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम, बुरे रिजल्ट। तो परिणाम सोचिए मत सोचने क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट लिखना। ठीक है, शॉक थेरेपी से रिजल्ट क्या लिखना, क्योंकि कोई भी चीज चेंज, कोई भी चीज अगर मार्केट में मतलब कोई भी चीज चेंज होती है अर्थव्यवस्था में, तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। ऐसे शॉक थेरेपी के अच्छे परिणाम भी थे तो कुछ बुरे परिणाम भी थे। तो सबसे पहले अच्छे परिणाम पढ़ते हैं। पहला है व्यापार बढ़ा, क्योंकि इससे पहले व्यापार बढ़ाने का कोई भी वो नहीं था, क्योंकि सब चीज सरकारी थी, तो इसलिए व्यापार नहीं बढ़ाया गया। तो सबसे अच्छा परिणाम ये है कि व्यापार बढ़ा। दूसरा है निजी कंपनियां बढ़ी। पहले सारी सरकारी कंपनियां थी, अब क्या थी, निजी कंपनियां है। क्या है, निजी कंपनियां। नई चीजें आने लगी, क्या आने लगी, नई चीजें आने लगी। पहले सिर्फ कोई ब्रांड चलता था, जब कंपनियां आती है तो वो कंपटीशन करती है कि मेरा माल सबसे अच्छा हो गया, मेरा माल अच्छा हो, तो नई नई चीजें आने लगी। बुरे परिणाम ये है, वो लोगों की नौकरी चली गई। जो सरकारी नौकरियां थी, लोग कर रहे थे, बिंदास हो गए, वो नौकरियां चली गई। अब सब चीज प्राइवेट हो गई, तो आप दोबारा से उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से सारी जो फैक्ट्रियां थी वो उन पे हड़ताल मालो बंद हो गई पूरी तरीके से। इस वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जो ब्रेड 10 रुपए का आता था वो ब्रेड 20 रुपए का आने लगा था, महंगाई बढ़ गई। ये भी एक बुरा परिणाम हो। कुछ लोग गरीब हो गए, अमीर तो अमीर हो गए, पर जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो इससे ये चीजें आई शॉक थेरेपी से, अच्छे परिणाम बुरे परिणाम। अब करेंगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यूरोपीय संघ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले शॉक थेरेपी का पहला क्वेश्चन भी कर लिया, उसकी हमने विशेषता भी कर ली और परिणाम भी कर लिए। अब आया है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, यूरोपीय संघ से क्या अभिप्राय है। तो यूरोपीय संघ क्या है, क्या इसके परिणाम, क्या जो भी है एवरीथिंग इसके में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अभिप्राय क्या है। तो यूरोपीय संघ, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है यूरोपीय संघ, तो यूरोप का एक संघ, संघ का मतलब होता है ग्रुप, तो मतलब यूरोप के देशों का एक ग्रुप, यूरोप के देशों का संगठन। किसके, यूरोप के देशों का एक संगठन। इसकी स्थापना फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई थी। तो कौन सी संधि के द्वारा हुई थी, मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा 1992 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये एक नंबर में पूछा जाता है कि कौन सी संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, तो मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई, और कब हुई, 1992 में फरवरी में। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता था। तो पहले जो बनाया था, तो ये किसके रूप में काम करता था, आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। लेकिन बाद में ये राजनीतिक संगठन की तरह कार्य करने लगा। फिर कुछ टाइम बाद ये क्या करने लगा, राजनीतिक संगठन के रूप में ये कार्य करने लगा। स्टार्टिंग में तो आर्थिक कर रहा था। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, क्या है, अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपने स्थापना दिवस है और मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ के जितने भी संगठन हैं, जितने भी देश हैं, उनका अपना क्या है, अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी मुद्रा है और अपनी ही स्थापना दिवस है, जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं। यूरोपीय संघ 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तो यूरोपीय संघ ने क्या सोचा कि अपना एक संविधान बनाते हैं, जितने भी संगठन हैं, बट वो क्या रहे, फेल हो गए, उसमें असफल रहे। असफल का मतलब होता है फेल हो गए। ये तो था इसकी डेफिनेशन कि कैसे बना और कब बना। अब है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से थे, क्योंकि ये माना जाता है यूरोपीय संघ इतना पावरफुल है कि अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है, वो है यूरोपीय संघ, ऐसा माना जाता है। तो क्या इसके कारण थे जो यूरोपीय संघ इतना ताकतवर बना। सबसे पहला कारण था विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी। तो जो पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है उसमें 3 गुना ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा हिस्सेदारी जिसकी है वो यूरोप के देशों की है। इस वजह से भी क्या है, एक ताकतवर संगठन बना। यूरोपीय संघ के एक सदस्य के पास वीटो पावर है। तो यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, उसमें से एक देश ऐसा है जिसके पास वीटो पावर है। तो इस वजह से भी दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास है।
ठीक है, सबसे बड़ी सेना किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास। फ्रांस के पास 335 के करीब परमाणु हथियार है। कितने? फ्रांस के पास 335 से करीब कितना है? परमाणु। वीटो पावर भी किसके पास है? फ्रांस के पास ही है। ठीक है, फ्रांस के पास है। वीटो पावर क्या होती है? कोई भी चीज हो रही है, मान लो किसी भी देश के बारे में कुछ भी फैसला चल रहा है, तो अगर एक ने भी मना कर दिया, 5 के पास वीटो पावर होती है, अगर एक ने भी मना कर दिया तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर है मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो यूरोपीय संघ जितने भी देश है उनकी सबकी अपनी क्या है? एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस वजह से भी यूरोपीय संघ क्या है? एक पावरफुल संगठन है। एक ही मुद्रा यूरो को अपनाया। तो सबसे बड़ी पावरफुल ये भी है कि जो यूरोप के जितना भी संगठन बनाया यूरोप के देशों ने, उन्होंने सिर्फ अपनी एक ही मुद्रा अपनाई, यूरो मुद्रा। ठीक है, तो अपनी यूरो मुद्रा को उन्होंने अपनाया सभी देशों ने, जिस वजह से क्या है? व्यापार करना आसान हो गया इस संगठन के लिए। इस वजह से भी क्या है? एक यूरोपीय संघ पावरफुल संगठन बना। तो ये इसके कारण थे ताकतवर होने के, और ये इसके डेफिनेशन थे। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि है आसियान के बारे में। इससे पहले हमने यूरोपीय संघ और सार्क वाला कंप्लीट कर लिया। अब ये है आसियान। इस क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? इसके उद्देश्य भी बताइए। तो हमें बताना है कि आसियान की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य क्या है। तो ये आंसर है कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो देखो, मान लो महाद्वीप 7 है, आप सबको पता होगा 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ होती है जिसको उत्तर बोलते हैं, ये पूर्व होती है जिसको ईस्ट बोलते हैं, और ये दक्षिण होती है जिसको साउथ बोलते हैं, ये पश्चिम होती है जिसको वेस्ट बोलते हैं। ठीक, अब पूछा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब इस वाले एरिया में, दक्षिण और पूर्व के एरिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, उन सब देशों ने एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, यहाँ बस हम भारत की बात नहीं चल रही है ना, इंडिया के और भी देशों की, सिर्फ एशिया महाद्वीप में जो देश आते हैं इस एरिया में, क्योंकि एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है, पर इस एरिया में जो आते हैं उनको, उनकी बात चली कि उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुए। ठीक है, तो साइन करे उन्होंने। कब स्थापना हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 सदस्य के 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया था स्टार्टिंग में। और किस पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। ये पूछा जाता है कि आसियान किस घोषणा पत्र के द्वारा बना? तो बैंकॉक घोषणा पत्र। जैसे यूरोपीय संघ किससे बना था? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा बना था, वैसे ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बना। और कितने देश थे इसमें? 5 देश थे। तो प्रारंभ में इसमें 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए। तो जब ये बना था तब इसमें 5 देश थे, बाद में इसमें और भी देश जुड़ गए। तो सबसे पहले प्रारंभ में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो स्टार्टिंग में कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ठीक है, बाद में जुड़े इसमें, बाद में कौन कौन से? ब्रुनेई जुड़ गया, वियतनाम जुड़ गया, लाओस जुड़ गया, म्यांमार जुड़ गया, कंबोडिया जुड़ गया। ठीक है, IMFST, और इसको BBLMC, ठीक है, BBLCM, इसको हम उल्टा कर देते हैं LCM, BBLCM। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना, उसको IMFST ऐसे याद कर लेना। फिर है आसियान के उद्देश्य। ये तो थे इसके देश के बारे में। अब है आसियान के उद्देश्य क्या है। तो आसियान के मैंने यहाँ पर 5 उद्देश्य लिखे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रुप बनाया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो इसके भी उद्देश्य थे। तो ये पहला उद्देश्य क्या है? शांति बनाए रखना। तो सदस्य देशों के बीच शांति और अच्छे संबंध रखना।
तो इसका पहला जो उद्देश्य था शांति बनाए रखना। जो भी देश आपस में गठबंधन बनाया है उनमें क्या, सॉरी संगठन बनाया है उसमें क्या रहना चाहिए, शांति बनी रहे। दूसरा है व्यापार बढ़ाना। कोई भी संगठन बनता है तो उससे पहला टारगेट ही होता है व्यापार बढ़ाना। तो देशों के बीच व्यापार बढ़ाना ही क्या था इसका दूसरा टारगेट था। तीसरा है आपसी सहयोग बढ़ाना। आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन, सहयोग बढ़ाना। तो सदस्य देश एक दूसरे की मदद करें, क्या करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर किसी देश को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा देश उसकी क्या करे, हेल्प करे। शिक्षा और विज्ञान में विकास करे, क्या करें, शिक्षा और विज्ञान में क्या करें, विकास करे। ये भी इसका उद्देश्य है। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा मिले, क्या मिले, बढ़ावा देना। पांचवा उद्देश्य है देशों की तरक्की करना। तो आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ाना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था इसकी डेफिनेशन और इसके उद्देश्य। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगी। आज मैं सिर्फ फिफ्थ 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी, पर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब लेके आए हम फोर्थ क्वेश्चन जो कि है आसियान शैली क्या है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है आसियान शैली क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आसियान शैली का क्या अर्थ है कि एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के देश, ये आसियान की फुल फॉर्म है। पूछा जाए आसियान की फुल फॉर्म क्या है, तो एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सदस्य देश आपसी समस्या को शांति, बातचीत और सहयोग से हल करते हैं। तो इनकी क्या है, समस्याओं को आपसी सहयोग से हल करते हैं। कोई भी समस्या है तो उसको क्या करेंगे, आपसी सहयोग से हल करेंगे। इसमें किसी देश पर जबरदस्ती निर्णय नहीं थोपा जाएगा। तो कोई भी जो देश है उस पर जबरदस्ती कोई भी निर्णय नहीं थोपा जाएगा, चाहे वो लाओस हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो, जिसमें इसमें जो 10 देश है इसमें से कोई भी देश हो उस पर जबरदस्ती कोई भी निर्णय नहीं थोपे जाएंगे। फिर मैंने ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपको 2 मार्क्स का आता तो इनफ है, आप इतना लिख के आना। अगर 4 मार्क्स का आ रहा है तो थोड़ा सा और ऐड कर देना। आसियान शैली की विशेषता भी लिख देना। तो सबसे पहला है आपसी सहयोग को समझ को बढ़ाना। तो आपसी सहयोग को बढ़ाना, आपस में क्या है, सहयोग बढ़ाना और समझ को बढ़ाना कि दूसरा देश दूसरे देश की फीलिंग समझ सके। बातचीत से समस्या का समाधान, बातचीत से क्या करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। किसी देश के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई भी आर्थिक मामला है किसी भी देश का तो दूसरा देश उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। सभी देशों की सहमति से निर्णय लेना। तो सभी देश एक दूसरे की सहमति से क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। बिना किसी सहमति के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। सभी देशों की शांति बनाए रखेंगे। कोई भी संगठन जब बनाया जाता है तो पहला तो यही होता है उद्देश्य कि शांति या विशेषता शांति बनाए रखेंगे। अब 5th क्वेश्चन है हमारा जो 2 मार्क्स का हमें हर साल देखने को मिलता है, हर मतलब आते ही आता है एग्जाम में। तो आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ बताना है। क्या, आसियान के 3 स्तंभ बताना है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला है कि आसियान सुरक्षा समुदाय, पहला स्तंभ। आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 स्तंभ है आसियान के जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगी। तो मेरा टारगेट सिर्फ 5 क्वेश्चन का होता है। वैसे तो मैंने आपसे बोला था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगी, बट 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे लगता है कि मुझे इसी वीडियो में डालने हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन और ले लिए। क्योंकि ये टॉपिक के 2 क्वेश्चन ही बचे तो सोचा मैंने इसी वीडियो में डाल देती हूँ। तो चलते हैं, इन क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं साथ के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन अलग लाऊंगी। पहला है आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। तो विजन 2020 क्या है, आसियान विजन 2020 क्या है। तो इसका उत्तर लिखा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये तो आसियान की फुल फॉर्म है। आसियान विजन 2020 एक योजना थी। क्या थी, एक योजना। योजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग। एक प्लानिंग थी जिसे 1997 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या, टारगेट कि साल 2020 तक
एशियन देशों को शांति, विकास, आपसी सहयोग वाला क्षेत्र बनाया जाएगा। मतलब ऐसा क्षेत्र बना जाएगा आसियान को जो 2020 तक शांति बनी रहे, अपना विकास कर ले, ठीक है, और आपसी सहयोग बढ़ जाए। 2020 तक का ये इनका टारगेट था। इसमें आर्थिक विकास बढ़ाने और लोगों का जीवन बेहतर बनाने और सदस्य देशों के बीच एकता मजबूत करने पर जोर दिया गया था। तो टारगेट यही था कि आपस में अच्छा जीवन बनाना है लोगों का, ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है और क्या करना है, एकता को मजबूत करना है। तो विजन 2020 ये है कि 2020 तक 1997 से लेकर 2020 तक हमें अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है, अपने बीच एकता बढ़ानी है, अपने बीच सहयोग बढ़ाना है। सिर्फ यही था विजन 2020 जो कि निकल चुका है। ये 2026 में वीडियो बन रही है, 2020 निकल चुका है, उनका वो टारगेट पूरा हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई तथा इसके उद्देश्य बताइए। अब आप सोचोगे आसियान मंच, आसियान की स्थापना सेम होगी, नहीं। तो आसियान मंच की स्थापना अलग हुई थी और आसियान की स्थापना अलग हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में हुई है, पर इसकी मंच की स्थापना 1994 में हुई है, ठीक है। तो यह आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना 1994 में हुई थी और इसके उद्देश्य की बात करें तो पहला है आसियान देशों की सुरक्षा करना। आसियान के जितने भी देश हैं उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। तो जो आपस में विदेश नीति बनाई है विदेशों से, उसमें क्या है, तालमेल बनाना। तो ये थे 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, शायद उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं और ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आता वीडियो में, सॉरी एग्जाम में। तो ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के साथ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कमेंट्स करिए, मुझे पता चल सके ये आपको समझ में आए। बिना कमेंट्स के मुझे नहीं समझ में आया कि आपको कितना समझ में आया।